हमारा एक्चुअली जो मेन है, हमने आज जो पढ़ना है वो तो है ट्रेनिंग कॉस्ट का, कि ट्रेनिंग कॉस्ट का एनालिसिस जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। एंड आज हम सिर्फ यही फोकस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे एक एग्जांपल कर लेंगे कि कैसे ट्रेनिंग कॉस्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। कुछ चीजें उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हमें पता भी होनी चाहिए और वो काम की भी हैं। ट्रेनिंग यूजुअली यूजुअली इसलिए कराई जाती है, या उसका जो प्रैक्टिकली चीजें हो रही होती हैं कि जब आप जुलाई में, या जो भी फिस्कल ईयर है आपका, लेट्स से 2020, इसमें जब आप ट्रेनिंग्स का या ओवरऑल अपने बजट्स बनाते हैं, तो वो बजट, लेट सपोज आपने रख लिया कि आपने 100,000 रख लिया ट्रेनिंग का बजट, या आपने बजट रख लिया। अब डाउन द लाइन आप चलते रहते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, दिसंबर में या किसी वक्त आप कोई एक ट्रेनिंग करा देते हैं। लेट से आपने 20,000 रुपीज उस ट्रेनिंग पे लगा लिया। मे बी इट वॉज अ वेल थॉट ट्रेनिंग, मे बी, यूजली नहीं होती, बट चलो सपोज कर लिया कि इट वॉज अ वेल थॉट ट्रेनिंग। और दिसंबर आ गया, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, आप यूर फाइन के चलो एक आधी ट्रेनिंग हमने करवा दी हुई है। मे बी यहाँ आपने एक आधी ट्रेनिंग करा दी, 10,000 रुपया इस पे लगा दिया। बट वेन यू रीच अप्रैल और मई, अप्रैल मई में एकदम एचआर को ख्याल आता है कि ट्रेनिंग्स तो हुई ही नहीं, और ये जो बजट है ये हमारा लैप्स कर जाएगा। तो ज्यादातर इस बजट को, जो कि आपके पास 70-80,000 रुपीज सपोज बचा हुआ है, उसको बचाने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए आप जल्दी से कुछ प्लान करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनको काइंडली जरा ऐड कर लें। कर दिया मैंने, साथ साथ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बैक एंड फोर्थ हो रहा हूँ। एक अभी आया आयशा, आई थिंक वो तो ऐड हो गई है। और कोई वेटिंग वेटिंग में उसमें तो नहीं है? तो मेनली मेनली क्या होता है कि फिर आप अप्रैल मई में जाके तो कुछ भी ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, और आपका जो 70 या 80,000 रुपीज, या जो भी बजट आपने किया हुआ है वो बचा हुआ होता है, वो आपने जल्दी जल्दी स्पेंड करना होता है जाके, ताकि नेक्स्ट जो बजट का टाइम जुलाई का आएगा उसमें आप बता सकें कि आपने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवा दी है। एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट मेक मच सेंस कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, और ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है और किस लिए करवाई जा रही है। ये हमने थोड़ा सा जहन में रखना है बात। ये स्लाइड बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, मैक्सिमम लोगों ने देखी हुई है, और इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना भी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखी हुई, उन लोगों के लिए सिर्फ इसका क्विक रिव्यू हो जाएगा कि आप ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। नॉलेज ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, और एक्सपीरियंस से भी आपको जाहिर बात है नॉलेज आता है। कॉम्पिटेंस आपकी डेफिनेटली ट्रेनिंग से भी होती है, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी होता है। लेकिन टैलेंट जो है, या आपकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, दैट इज यूजुअली डन with more of experience, but a very small portion can be done through training, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट आ सकता है, बट जो डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट है, दिस यू कैन ओनली गेन विद एक्सपीरियंस। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक टैलेंट पॉलिश नहीं हो सकता, टैलेंट डेवलप होना मुश्किल काम है।
वैसे इसको पढ़ते वक्त हम काफी टाइम लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई, इफ एनीबडी इज न्यू टू दिस स्लाइड और उसको समझ नहीं आ रही या कोई सर इसमें एक क्वेश्चन। सवाल है सर, उसमें मुझे पूछना, आई थिंक पता नहीं पहले पूछा है, याद नहीं आ रहा सर। जो जी इंटेलिजेंस वाली जो पोर्शन है, तो जी, उसके लिए वो कह रहा है कि वो ना ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना एक्सपीरियंस से, ये शो कर वो रहा है। कह रहा, जी बिल्कुल ये कह रहा है, एंड इट इज सेइंग इट इज फिक्स्ड, ठीक है, सही है सर। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इस पे हमने, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो हमने ये बात की थी जी कि सर। ये डीएनए के थ्रू आता है और ये ठीक फिक्स हो है। गया सर। जी सर। और इस पे हम जो चीज कर सकते हैं वो थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस चेंज नहीं कर सकते। वो किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि जिसके पास, किसी नॉर्मल इंसान के पास जितनी भी इंटेलिजेंस है, मिनिमम भी है अगर सब में से, तो दैट इज इनफ। ठीक है, वो हॉर्स पावर की हमने बात की थी कि इंजन जो है, हॉर्स पावर इज आर इंटेलिजेंस, बट जो थिंकिंग है दैट इज आर ड्राइविंग स्किल्स। तो कम हॉर्स पावर वाली गाड़ी भी आपको कहीं ना कहीं ले जाती है किसी भी डेस्टिनेशन पे, कोई ऐसा इशू नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? इफ एनीबडी इज न्यू टू दिस डायग्राम एंड कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज बताएं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, सर सही साहब। काइंडली रिवाइज सब प्लीज इसको रिपीट कर देंगे फर्स्ट टाइम। इसको मैं मैंने फर्स्ट रिपीट टाइम कर, देखी है स्लाइड सब, काइंडली इसको जरा। मैं वही ना, मैंने इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि सब जो है वो एक पेज पे हों। एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग से क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या चीजें ट्रेनिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्या एक्सपीरियंस का रोल कहाँ ज्यादा है और कहाँ ट्रेनिंग का रोल ज्यादा है। उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि जो नॉलेज पार्ट है, पहले तो नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस में डिफरेंस जल्दी से आपको बता देता हूं। नॉलेज इज ऑब्वियसली नोइंग समथिंग, नो से आता है, इज नोइंग अबाउट समथिंग। कॉम्पिटेंस, इफ यू कैन डू इट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहेंगे, सारी टेक्निक्स उसकी आप पढ़ लेंगे और आपको याद हो जाएंगी और समझ आ जाएंगी दिमाग के हद तक, तो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ स्विमिंग। बट unless you do it, unless you dive into a pool, you will not be able to develop the competence. You cannot become a good swimmer unless you start swimming, which means आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ट्रेनिंग से नॉलेज पार्ट आपका कॉम्पिटेंस का बढ़ जाएगा, लेकिन फुल कॉम्पिटेंस आप में डेवलप नहीं होगी। नॉलेज काफी हद तक आपका ट्रेनिंग से कवर हो सकता है, दिस फाइट पार्ट। सो यू कैन चेंज योर नॉलेज a lot with the help of a training. But the competence is a combination of knowledge and training. Some people go like this. नॉलेज से ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, नॉलेज पहले गेन करते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते नॉलेज पहले गेन करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं, तो कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाती है। कुछ लोग जो इसके एंटी वो होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एक्सपीरियंस आपको होएगा तो खुद ब खुद कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एक्सपीरियंस भी जब आप कर रहे होते हो तो साथ 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 आप ट्रेनिंग पार्ट और साथ साथ आप नॉलेज भी गेन कर रहे होते हो, ये साइमल्टेनियसली कर रहे होते हो। कुछ लोग नॉलेज से, ट्रेनिंग पार्ट से एक्सपीरियंस पार्ट में जाते हैं। अगर आप एक चीज के बारे में पढ़ लिख के फिर सीखने लगे हैं, तो आप नॉलेज पहले गेन करते हैं, कॉम्पिटेंस बाद में डेवलप करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली विद हैविंग लेस नॉलेज डायरेक्टली एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते हैं, वो भी इवेंचुअली गेन कर जाते हैं कॉम्पिटेंस, बट वो नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज और ट्रेनिंग इकट्ठा ही कर रहे होते हैं, जिसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप चीज कह रहे होते हैं। तो बट कॉम्पिटेंस के लिए एक्सपीरियंस का होना लाजमी है, सिर्फ ट्रेनिंग से कॉम्पिटेंस नहीं आ सकती। देन टैलेंट, टैलेंट जो है, ये आप
में होता है या नहीं होता, होता है, लेकिन एक्चुअली आप इसको जो डेवलप करते हो वो एक्सपीरियंस के थ्रू करते हो। आप कितने भी अच्छे टैलेंटेड बंदे थे, अगेन टैलेंट इज जेनेटिक्स, टैलेंट आपको जेनेटिक्स से ही मिलता है, बट नॉलेज से ज्यादा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जिसको आप प्रॉपर डेवलप करोगे वो एक्सपीरियंस की बेस पे करोगे। अनलेस यू एक्सपीरियंस इट, यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप टैलेंट। सर ये मैं इसीलिए बाहर सर जो और यहाँ पे भी शायद आई थिंक टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान में जो एमबीए है सर, उसके लिए वो कहते हैं कि पहले आपका कम से कम इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि यू कैन रिलेट टू, आप मतलब है वो आप में वो आप रिलेट कर सकें उसको ना, उस जो नॉलेज उधर आपको बिल्कुल मिलेगी, अदरवाइज बिल्कुल। जस्ट वो बहुत सारे स्कूल्स जो बैचलर्स की डिग्री है उसके बाद वो कहते हैं एक्सपीरियंस करें एंड देन कम फॉर एमबीए। इसी वजह से कि पहले आपने जो एडिशनल नॉलेज गेन किया हुआ है उस पर बिल्ड करें एंड देन कम बैक एंड देन रिलेट टू अ हायर लेवल। और ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रॉब्लम है भी समटाइम्स। आप एक ही सब्जेक्ट दो डिफरेंट क्लासेस को जब पढ़ा रहे होते हैं तो देन यू कैन फील कि क्लास का बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि किस तरह की क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। some people can easily relate and understand and reflect, some people वो सिर्फ थ्योरी की बेस पे और उस पे रह जाता है, तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस भी मांग रहे होते हैं। सो अगर आप समझ रहे हैं कि आप ट्रेनिंग के थ्रू टैलेंट इनहेंस कर रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग, और वो तो कोई इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो इट्स एन इफेक्टिव मेथड, कॉम्पिटेंस के लिए कर रहे हैं इट इज समहाउ इफेक्टिव मेथड। एंड इंटेलिजेंस, जिस तरह हम कह रहे होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है, इट कैन बी लर्न्ड बट द नॉलेज पार्ट ऑफ इट, नॉट दैट यू विल बिकम मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस उतनी है आपके पास। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अभी आपने फरमाया कि जो टैलेंट है यू नो वी कैन डेवलप इट थ्रू एक्सपीरियंस, जी लेकिन सर इन सम केसेस हम देखते हैं कि पीपल यू नो दे हैव स्पेंट देयर 30 इयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बट यू नो दे स्टिल यू नो दे वेरी हैवंट गुड, गेन्ड वेरी एनी एक्सपीरियंस वेरी टैलेंट। गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा जबरदस्त सवाल है। हम एक्चुअली एक्सपीरियंस को गलत समझते हैं। जस्ट सिटिंग इन एन ऑफिस इज एन एक्सपीरियंस। जी सही साहब। नहीं सर। नो सर, मैं सर इस तरह कहता हूं कि वो लोग सर्विस तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। वो जॉब तो कर रहे होते हैं क्योंकि जी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक बंदा बिल्कुल कहता है कि मुझे एचआर ने कहा कि इसका 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कहा नहीं, मैंने इसको जज किया, असेस किया, आइडेंटिफाई किया, इसकी मैंने कैपेबिलिटी, इसकी स्किल्स, इसकी एक्सपर्टीज देखी है। ये इसकी सर्विस तो हो सकती है 25 साल की, लेकिन इसका एक्सपीरियंस नहीं है 25 साल का, बिकॉज एग्जैक्टली एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट, यूनिक। बिल्कुल। एक्सपीरियंस हमने लास्ट उसमें कुछ लोग थे हमारे साथ, देखें एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस है ना। आपने अगर ऑफिस में सिर्फ चेयर पे बैठे रहे हैं और सुबह आप टाई शाई लगा के पहुंच गए और शाम को 4 बजे आप घर आ गए वापस, तो आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर एट डिफरेंट टाइम्स टू एक्सपीरियंस इट। सेकेंडली, सर ये कौन से ऑफिस है सर जिधर आप जाएं और बैठे रहें और वापस आ जाएं और कोई कुछ नहीं कहता? बस साहब बड़े ऑफिस हैं इस तरह के। सर स्पेशली गवर्नमेंट जो ऑफिस है उसमें इस तरह होता है। नहीं, गवर्नमेंट में भी काम हो रहा होता है। आप खुद भी कभी देखेंगे कि हम सबको ये आदत है कि हम तो ऑफिस को और घर को हमने कंप्लीटली मिक्स किया हुआ है। जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो हमें फिक्र एक्चुअली घर की होती है, और जब हम घर में होते हैं तो हमें ज्यादा फिक्र ऑफिस की होती है। तो आप दोनों एक्सपीरियंसेस एक्चुअली सही तरह फील नहीं कर रहे। और उसके बाद
आप लोग किसी को एक दो को याद होगा, रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपीरियंस का। आपने मिस्टेक्स की कोई काम करते वक्त, क्या आपने दोबारा उनको सोचा, कोई लेसन लर्न किए या नहीं किए? एक्सपीरियंस का हो जाना भी कोई खास मसला नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, एक्सपीरियंसेस सबको मिलते हैं, सबको मौके मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वो अगेन अच्छे बुरे एक्सपीरियंस की निशानी है, रिफ्लेक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जब काम किया हो तो वाकई काम किया हो। एक्सपीरियंस का मतलब है कि वाकई आप उसके थ्रू गुजरे हों, और खाली टैग लगा लेने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा यह है कि एक्सपीरियंस के बाद कितने लेसन्स लर्न किए, कितना उनको अप्लाई किया लाइफ में। एक ही जगह पे रहते हुए दो लोग सेम एक्सपीरियंस से एक्सपोज हो रहे होते हैं, बट उसको कितना रिलेट करते हैं, कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, कितना यूज करते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। तो इसलिए एक्सपीरियंस खाली नाम का एक्सपीरियंस ना हो, जिस तरह अभी सही साहब ने बताया कि 35 साल की सर्विस या टेन्योर तो हो सकता है, एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस इज दैट यू एक्चुअली वेंट थ्रू इट and then you've learned the lessons, then you have reflected and you tried not making the same mistakes again and again. So ये टैलेंट का है कि इसको आपको डेवलप करना पड़ता है विद एक्सपीरियंस, एंड देन यू बिकम अ टैलेंटेड पर्सन। इसके साथ एक छोटी सी और चीज हमने जो समझनी है, विच इज न्यू फॉर एवरीबडी, आई होप इट इज न्यू फॉर एवरीबडी, एटलीस्ट हमारी क्लासेस में डिस्कस नहीं हुई, कि ट्रेनिंग किसको और किन चीजों पे करवानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेवलपमेंट का पार्ट भी यहीं हम थोड़ा बहुत कवर कर जाएं। ट्रेनिंग में सर दो बेसिकली ब्रॉडली सेगमेंट्स हैं जी, एक तो सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल है, ठीक। दूसरी सर हमारी जो हार्डकोर जो बिजनेस होता है वो किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से, एनी सब बैंकिंग है, टेलीकॉम है, जी, आईटी है, सॉफ्टवेयर हाउस है। तो बिल्कुल। बेसिकली ब्रॉडली हम दो चीजों में इसको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। या तो आप सॉफ्ट स्किल्स की तरफ चले जाते हैं, या आप वो हार्ड स्किल्स जो हैं, जो डायरेक्टली टेक्निकल सर, बिजनेस है, टेक्निकल साइड है, उसकी तरफ चले जाते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है, उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुझे बताएं कि क्या हमें अपनी वीकनेसेस पे काम करना चाहिए और या हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना चाहिए। जब हम डेवलप या ट्रेन हो रहे हों या किसी को कर रहे हों, तो किसी की वीकनेसेस पे काम करना चाहिए या उसकी स्ट्रेंथ्स पे काम करना चाहिए? सर इट डिपेंड्स कि सबसे पहले जोन्स के स्ट्रेंथ जोन्स की ऑब्वियसली एक जर्नल से ही है कि जब आपने किसी से काम लेना तो उसकी स्ट्रेंथ को अवेल करें, ठीक है, जो उसके प्लस पॉइंट है, जिसपे कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, उस पर आप फोकस करें, रादर कि आप जो उसकी जो शॉर्टकमिंग्स उसको देखें। लेकिन डेवलपमेंट का जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो पार्ट है, उसमें जो अप्रेजल करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, उसमें होता है कि जो उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उसके वीक एरियाज हैं, जिसमें अप्रेजल में लिखा भी होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर को कि इसके क्या एरियाज हैं जिस पर आप इसको रिकमेंड करते हैं कि इस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, बेस्ड अपॉन हिज फीडबैक, हिज इनसाइट, नॉलेज, वो उस पर उसको रिकमेंड करते हैं कि इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या टाइम मैनेजमेंट का या इसका ये एरिया जो सर ग्रे एरिया है, इसमें इसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो ठीक, स्ट्रेंथ की बात करते हैं और वीकनेस की, दोनों की अप्रेजल में बात है। दोनों की बात होती है, बिल्कुल ठीक। और कोई? सर वीकनेस अगर तो इट रिलेट्स टू द कोर बिजनेस फंक्शन, तो फिर उनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अगर उसको हैम्पर कर रही है, कोई उसके पास कोई स्किल नहीं है या कोई, तो फिर तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन मे ठीक, बी अगर वो कोई और किस्म की वीकनेस, देन दैट कैन बी ओवरलुक, फिर हम उसकी दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हैं ना। तो ठीक ये है। तो असेस करना पड़ेगा। तो आई अच्छा, थिंक चलें, कोई आप लोग इसको एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के
अपने आप पे लगा के मुझे बताएं कि शुड वी वर्क ऑन आवर वीकनेसेस और ऑन आवर स्ट्रेंथ्स? सर मेरे ख्याल पे दोनों चीज़ों पे काम करनी चाहिए। स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ के ऊपर इस तरह काम करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा डेवलप करें। ऑलरेडी हमारा स्ट्रेंथ तो चल रहा है तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और वीकनेसेस के लिए हमें ट्रेनिंग और इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि स्किल्स इम्प्रूव हो जाएं और वीकनेसेस कम हो जाएं। अच्छा, चलें एक और क्वेश्चन सोचें फिर हम आगे चलते हैं। सर इस पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स ही होती हैं सर, वीकनेसेस पे काम अगर ज्यादा करें तो जो एम्प्लॉय होता है वो उसकी मतलब ये स्ट्रेंथ में ऐड होती रहती है चीज, अगर आप वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है, एक और आई थिंक क्वेश्चन। सर आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं जी, उन पे भी डेफिनेटली आपको काम करने की जरूरत होती है, उनको भी आपने इन्हांस करना होता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइक न्यू एरा, न्यू जॉब या जो भी इन्वायरमेंट जो भी कह लें। और जो आपकी वीकनेस है डेफिनेटली उन पे तो यू लाइक यू नो वी शुड डेफिनेटली वी शुड लाइक यू नो वर्क ऑन आवर वीकनेसेस। अच्छा Excuse me, चलें। सर। जी सर। सर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपकी या आपके एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ्स होती है ना, हमेशा उसको ही फोकस करना चाहिए और उसको पॉलिश करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेकेंडली कुछ वीकनेसेस ऐसी होती हैं वो जो कि स्ट्रेंथ के बढ़ने से ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं या वो ठीक, इम्प्रूव हो जाती हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमेशा स्ट्रेंथ फोकस्ड रहना चाहिए ताकि लोग उससे मोटिवेट रहें और जिससे वीकनेसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं उससे। ठीक है, गुड। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं एक और, कि आपका बच्चा है या भाई है या छोटा बहन भाई है कोई, और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है और एक जितनी मेहनत आपने उसको हर सब्जेक्ट पे करवाई है, मैथ्स में उसके मार्क्स आए हैं 95 और उर्दू में उसके मार्क्स आए हैं 40 और पासिंग इज 33। तो इवन दो सब्जेक्ट्स में से नेक्स्ट ईयर आपने क्या प्लान उसके लिए करना है? सर कि उसके उर्दू में ज्यादा नंबर आए, ठीक है। ये प्लान करेंगे सर। इन और टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ टाइम, जी अब सर। मैथ्स को भी 5 आवर्स दे रहा है, सपोज कर लें वीक में, उर्दू को सर भी 5 आवर्स दे रहा है। मैथ्स में उसने 95 मार्क्स गेन कर लिए हैं और उर्दू में उसने 40 मार्क्स गेन किए हैं, 33 पासिंग है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान, वो जो 10 आवर्स हैं उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसमें फिर ज्यादा टाइम जो है वो हम उसको देंगे सर उर्दू को, और थोड़ा कम कर देंगे ऑन मैथ सर। सर 70-30 कर ले सर। अच्छा, 70 मैथ्स क्योंकि को दे इसलिए और सर कि 70 नेक्स्ट उर्दू ईयर को जब दे। वो अगली नहीं सर, क्लास में भी 70 जाएगा तो उर्दू वो को, 30 मैथ्स को। प्रॉब्लम्स भी तो एनहांस हो जाएंगी सर, इवन सर मैथ्स जो में भी। चीज वो उतने ही टाइम में एक सेम चीज पढ़ रहा है और उसका 95% मार्क्स आ रहे हैं, उसको अगर हम मजीद थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर तो उसकी मैथ्स की ज्यादा है, उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की वो एबिलिटीज चाहिए होती हैं, इसकी मतलब मेंटल एबिलिटी चाहिए होती है। उर्दू के लिए डिफरेंट मेंटल एबिलिटी चाहिए होती है। तो तो ज्यादा अभी टाइम उर्दू का कर दें और कम टाइम थोड़ा सा मैथ्स का कम कर दें, बिकॉज उसमें वो ऑलरेडी ठीक है ना। जी सर। ओके। सर सर इसमें इसमें आप जो भी कर लें, मुझे लग रहा है कि जो एवरेज है ना उसकी भी मोर और लेस सेम ही रहेगी सर। एवरेज सेम ही रहेगी, ठीक है। मजर उसको जानते हैं सर। मदद जानते हैं। सर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बंदे की कैपेबिलिटीज बिल्कुल, की। बिल्कुल ऐसे ही। आप एक तरफ से उसको ज्यादा करते हैं, दूसरे से कम करते हैं, तो ओवरऑल जो है ना वो प्लस माइनस थोड़ा बहुत ही होता है सर। बिल्कुल सही। अब आपने गौर से ये बात सुननी है और समझनी है। एक्चुअली ये जो आपने सबने प्लान दिया है ना उसकी डेवलपमेंट का और उसकी ट्रेनिंग का और उसके आवर्स का, हमने ये श्योरिटी की है कि वो बच्चा जिंदगी पूरी एक एवरेज और लेस देन एवरेज जिंदगी गुजारे। हमने ये मेक श्योर किया है, बिकॉज जिस चीज में वो अच्छा था उसको हमने और कम कर दिया है टाइम, और वो 95 पे ही रह गया है, यहाँ वो 90 पे आ गया है। स्टिल 90 इज वेरी गुड हमारे अभी के डिस्कशन में। और उर्दू में हमने उसको बड़ा खींच के ना 40 से 55 पे ले आए हैं। तो ना वो बेचारा मैथ्स में दुनिया का टॉप बंदा बन सका और ना वो उर्दू में बन सका।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 आवर्स हैं उसके पास, मैथ्स को मैं 7 आवर्स दूं ताकि वो 95 से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, 105 पे चला जाए, और वो दुनिया के जो 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 सही टैलेंटेड लोग हैं मैथमेटिशियंस, वो बनने की निशानियां उसमें ठीक ठाक थी। उर्दू में वो वीक है, और अगर पास होता जा रहा है तो ये जो मजर ने बात की नेचुरल टेंडेंसी की, नेचुरल टेंडेंसी उसकी मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा है, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन स्ट्रेंथ मोर देन द वीकनेसेस। सर इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेफिनेटली इवन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्री करूंगा आपसे कि उसकी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको वो एफिशिएंसी की तरफ लेके जाए, उसी में ही वो अचीवमेंट्स जो है ना वो करे। जो उसका वीक एरिया है, अगर तो वो उसमें सिर्फ इतना हो रहा है कि वो उसमें पासिंग मार्क्स ले रहे, वो बैरियर नहीं बन रहा, 40s हाँ। ले रहा है, लाइक 45 ले रहा है, तो वो तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर उसने वो अपनी जो कोर स्किल है, वो कहते हैं डू व्हाट यू लव टू डू, अगर वो उसी में ही परफेक्ट होके वो टॉप कर रहा है, तो दैट वुड बी लाइक द बेस्ट सॉल्यूशन या आइडिया। हाँ, एक्चुअली सोचने का हमारा जो है ना वो चेंज होगा तो फिर काम बनेगा। इवन सर आई रिमेम्बर लाइक व्हेन आई वाज लाइक मैट्रिक, तो मुझे मैथ बिल्कुल लाइक मेरी मैथ से नहीं बनती थी, तो मैंने मैथ को इतना ही रखा हुआ था कि बस ठीक है इसको मैंने पास करना है, आई डोंट नीड टू गेट लाइक 60-70 मार्क्स ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसका मैंने सिर्फ पास ही किया था, जो अच्छे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उसमें मैंने उसको कवर कर लिया था। बिल्कुल। खैर, आइडियल ये है कि दोनों चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक नेचुरल टेंडेंसी एक तरफ डेवलप नहीं हो रही या कोई ऐसा इशू है, अभी हम प्योरली ये कंसिडर कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स का टैलेंट एक बच्चे का बहुत अच्छा है, वो थोड़े से टाइम में बहुत कुछ कर लेता है, दैट मीन्स अगर वो ज्यादा टाइम करेगा तो वो दुनिया के टॉप लोगों में पहुंच जाएगा। नाउ द इशू इज कि अगर हम सारी ही चीजों में एक बंदे को एवरेज 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 रखेंगे, हर स्किल में, हर कॉम्पिटेंस में, हर चीज में, उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। किसी एक में भी अगर उसको टॉप पे चला गया ना, टॉप 5%, टॉप 10% ऑफ द पीपल, तो ये उसकी वैल्यूबल चीज होगी। ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी, होना चाहिए, ये नहीं हम कह रहे कि नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजों में भी ठीक होना चाहिए। इट इज एक्सेलेंट इफ समबडी इज मेकिंग गुड इन एवरीथिंग, बट अगर कोई नेचुरल चीज है तो उसको मजीद ज्यादा टाइम देके ऐसे लोगों में पहुंचना जरूरी है जिनको लोग वैल्यू करते हैं। हम अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो वी आर रेडी टू गिव एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अ पर्सन who's number 1, number 2, number 3, top 5%, 10% of the people in the world in something. So एक तो ये चीज जरा ध्यान में रखें, लेकिन वीकनेसेस पे भी काम करना चाहिए एंड स्ट्रेंथ्स पे भी काम करना चाहिए। उसके लिए अब आपने दो एरियाज समझने हैं, और उन एरियाज के बाद फिर हम मजीद इस पे डिस्कशन करते हैं। दोस टू एरियाज आर एरिया ऑफ चॉइसेस। ये ऐसे सारे इंसान के एरियाज हैं, एम्प्लॉयज के एरियाज हैं जो उसकी अपनी चॉइस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है, दिस इज समथिंग यू आर बॉर्न विद, और इज दिस योर चॉइस? लेजीनेस, चॉइस सर। चॉइस, एरिया ऑफ चॉइस, नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, कता आंख नहीं खुलती सुबह सुबह। एरिया ऑफ चॉइस, if you can, if you want, you can change it. Right, sir. If you want, you can learn the spellings and many स्पेलिंग गलत है जी। सर, ये गुड के स्पेलिंग इंटेंशनली गलत किए हैं सर जी। So area of choices, मैं देख रहा था कौन पकड़ेगा इसको। सर तो जो इस तरह की सारी चीजें हैं जो एरिया ऑफ चॉइसेस हैं, इस पे आपको
खैर खैर पहले ये समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ चॉइसेस क्या है। दूसरा है एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस। मसलन बहुत सारी दुनिया ये रोती रहती है कि काश मेरे अम्मी अब्बू ठीक होते तो मैं भी ठीक होता। यू कांट चेंज इट, दिस इज अ गिफ्टेडनेस एरिया। आपने इस पे अगर रोना धोना है तो रोते रोते चेंज नहीं आप कर सकते। मे बी बुकिश उसमें शायद आप चेंज कर लो कि ये मेरे अब्बू नहीं है, कोई और अब्बू है, बट एक्चुअली इट इज समथिंग दैट यू आर बॉर्न विथ एंड आपके साथ ही रहने वाली चीज है। और मे बी अदर टैलेंट्स, सपोज आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, ये अगर आप टैलेंट का पार्ट है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, टीचिंग में अच्छे हैं, एवरीथिंग दैट यू गॉट थ्रू योर डीएनए और which has been gifted to you by nature, by खुदा अल्लाह, जिस पे भी हम जिस तरह भी बिलीव करते हैं, ये है आपके एरियाज ऑफ गिफ्टेडनेस। वैसे तो एक थर्ड एरिया है, उस पर भी बात करते हैं। जो आपका एरिया ऑफ चॉइसेस है, इस पे आपका पर्सनल कंट्रोल 100% है। इफ यू वांट यू कैन चेंज इट। एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस जो है, इस पे आपका कंट्रोल, आई एम सेइंग इट इज 0%, बट अगर है भी थोड़ा बहुत तो इट इज वेरी लेस। एक तो ये चीज ध्यान में रखें। आई थिंक देयर इज अनदर एरिया विच इज ओवरलैपिंग। ये एरियाज दो लिटरेचर में मिलते हैं, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि कुछ और एरियाज भी शायद हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नेशनैलिटी, इट इज अ मिक्स ऑफ चॉइस एंड इट इज अ गिफ्टेड एरिया, बट यू कैन चेंज इट। your circumstances in which you are born is the area of giftedness, but it can be changed. It is your choice. It is not your choice in the beginning, but afterwards it is your choice. And I think spouse, again, area of giftedness and choice. Maybe initially it's a choice and then it's a giftedness. There are some areas which are gray. So area of choices, area of giftedness, and the middle area. Now, इनमें डिफरेंस अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो प्लीज क्वेश्चन करें। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर सर। ओके क्लियर। मैंने कहा शायद कोई मीटिंग ही बंद हो गई है, मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। चलिए माइक ऑन ऑफ करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। नहीं नहीं, अच्छा है, ठीक है, वो कोई ऐसा इशू नहीं। सो एरिया ऑफ चॉइसेस एंड एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस, उस पे कंट्रोल हम जी 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 सही साहब। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज आप बताएं। अच्छा, ये जब एरिया ऑफ चॉइसेस और गिफ्टेडनेस हम पढ़ रहे हैं या इसको सीख रहे हैं, ये हम एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग भी जनरली भी हम बात कर रहे हैं। हमने किस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हम इसको, हम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं और हम इसको पर्सनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं। मसलन अगर आपको एक एचआर आप डिपार्टमेंट है और आपको आके एक बंदा ये बताता है कि मेरी नाकामी का जो मसला है वो दैट इज वन ऑफ माय ब्रदर्स, सो यू कैन नॉट चेंज इट। वो उसका गिफ्टेडनेस के साथ उसके आया हुआ है, या उसके पेरेंट्स हैं, या वो कुछ और चीज बताता है। हाँ, दूसरी बात वो कहता है जी मेरे से टाइम नहीं मैनेज होता, नाउ यू कैन हेल्प हिम बिकॉज दैट इज एन एरिया ऑफ चॉइस। वो कहता है कि मुझे
फॉर एग्जाम्पल रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े समझ नहीं आते, नाउ यू कैन हेल्प हिम। वो कहता है मेरी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी सी वीक है, यू कैन हेल्प हिम, बिकॉज ऑल दैट इज समवॉट एरिया ऑफ चॉइसेस, जिसपे उसका कंट्रोल और चेंज की कैपेसिटी काफी ज्यादा है। इफ यू वांट यू कैन चेंज इट। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि माय वीकनेस इज दैट आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मैं काम करता रहता हूँ, आई एम ऑल फाइन, बट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज नॉट गुड फॉर मी, आई कांट डू इट। नाउ दैट इज माय एरिया ऑफ चॉइस, आई कैन चेंज इट। 1 2 10 दिन में जी एक्चुअली सर जी इस पे कोई हम एज का भी कोई टाइम फ्रेम का भी कदम लगा सकते हैं, क्योंकि जो जनरल सेइंग है कि जो हैबिट्स बन जाए आपकी अर्ली स्टेज की, उनको एक खास वक्त के बाद चेंज करना ज़ाहिर है कि मुश्किल होता है। हाँ मुश्किल होता है, तो मुश्किल होता है, तो बट इसको पॉसिबल होता है। मुश्किल है बट पॉसिबल है। एरिया ऑफ चॉइस ही है वो। अगर आप 15 साल से एक काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आपकी हैबिट बन गई है, इन सब कुछ उसको चेंज करने के लिए हो सकता है आपको 15 महीने लग जाए, बट 15 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा, बट स्टिल इट रिमेन्स एरिया ऑफ चॉइस। इसको बाय फोर्स और बाय इंडिविजुअल पर्सनल ईगर एंड डिजायर टू चेंज, जी वो तो बोथ सारी और चीजें, वो सारी चीजें इंडिविजुअल। होनी चाहिए, बिल्कुल वो सारी चीजें होनी चाहिए डेफिनेटली, वो तो सब कुछ। लेकिन अगेन इफ यू से 100% कंट्रोल इज देयर, फॉर एग्जाम्पल एज है, एज इज द एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस, आप इसको रोक नहीं सकते, बट हेल्थ इज समहाउ एरिया ऑफ चॉइसेस। गिफ्टेडनेस भी है जो जेनेटिक्स में आपको मिला है, बट कीपिंग इट गुड इज द एरिया ऑफ चॉइस। बिकॉज अगर सारा कुछ ही जेनेटिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है हेल्थ का, तो एक फैमिली के सारे लोग उतना ही टाइम जिंदा रहते, एग्जैक्टली उसी दिन तक, उसी टाइम तक। It's not all about giftedness. It is somewhat giftedness, but it is also area of choice. So आपको determine करना है कि which things are in Right, sir. area of choices, which things are in area of giftedness. And कुछ मैंने बताया कि in between हैं, किसी हद तक वो होती हैं, लेकिन उसमें भी आपको चॉइस होती है। Now, the point that we want to make here is कि आपको अपनी वीकनेसेस पे जो काम करना है या एम्प्लॉय की वीकनेसेस पे काम करना है, दैट शुड बी इन द एरिया ऑफ चॉइसेस। इन द एरिया ऑफ चॉइसेस वर्क ऑन योर वीकनेसेस। जो स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ्स हैं, ऑब्वियसली वो ठीक है, आप ऑलरेडी ठीक जा रहे हैं उसमें। जी एक्सक्यूज मी सर, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या जी जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो स्पेशली जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इज दैट द एरिया ऑफ चॉइस या इज दैट लाइक द गिफ्टेड थिंग? अच्छा, उसमें थोड़ा सा जो पर्सनैलिटी है ना, बिकॉज ये पर्सनैलिटी की एक मेजर ट्रेट है। पर्सनैलिटी को जितना भी लिटरेचर अभी तक है वो ये कहता है कि इट इज एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस, लेकिन ऑब्वियसली इस पे वी कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट के आई थिंक इट इज दैट ग्रे एरिया, बट स्टिल एक आप जो हाईली इंट्रोवर्ट बंदा है उसको एक्सट्रोवर्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है। दैट्स नॉट द वे दैट पर्सन। बट कुछ लोग जो चेंज हो जाते हैं, नॉट हाईली इंट्रोवर्ट, बट कुछ लोग जो लाइक समवट इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन देन दे लाइक हाँ, लेकिन उस पे फिर अगेन अगर उस पे जो पर्सनैलिटी वाले जितने लोग हैं ना, उनसे अगर कहें ना कि वो चेंज हो जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, वो पहले ही एक्सट्रोवर्ट थे, उनको मौका नहीं मिला था। ओके, तो ये है इट मींस कि उनकी लाइक वो सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट वो एक्सप्लोर नहीं हुई थी। जी, बस वो कुछ मैं पर्सनली भी सोचता हूँ कि पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि इट इज एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस, पता नहीं मुझे खुद भी कोई खास बात हजम नहीं होती।
या फिर हम पर्सनालिटी को ठीक डिफाइन नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट सर कोई भी जो है बाय चॉइस जो है वो या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, वो बाय नेचर जो है वो डीएनए से आपके या एनवायरनमेंट से बनती है। तो आई थिंक जो है वो एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस होगी सर। हाँ, गिफ्टेडनेस है, ठीक है। सो उसको चेंज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें अगेन आप देख सकते हो कि आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो अगर आप अपने एरिया ऑफ चॉइसेस में वीकनेसेस पे काम करते हो तो देयर आर चांसेस आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच सकें, 10 पे पहुंच सकें। आप लेजीनेस से सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ 100% जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैक्सिमम एफर्ट करते हैं, अगर वीकनेस पे इन द एरिया ऑफ चॉइसेस मैक्सिमम एफर्ट करते हैं, यू कैन अटेन द मैक्सिमम रिजल्ट्स। मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट्स if you work on weaknesses in the area of choices. Now, ये थोड़ा सा जरा ये समझें कि आप मैक्सिमम एफर्ट करते हैं in the weakness and in the area of giftedness. मैक्सिमम कोशिश करते हैं तो आप 1 से 5 तक पहुंच जाएंगे मैक्सिमम एफर्ट के साथ, बिकॉज ये गिफ्टेडनेस ही वीकनेस है। ये वीकनेस बाय जेनेटिक्स है, बाय नेचर है, वो चीजें इस तरह ही हैं। तो आप जितना भी एफर्ट इस पे लगाएंगे, ये उर्दू वाली बात है कि आप मैक्सिमम उर्दू पे एफर्ट लगाने के बाद भी 10 आवर्स उर्दू को भी देने के बाद यू कैन अचीव 60 मार्क्स। बट अगर आप मैथ्स पे करते तो आप हो सकता है दुनिया के नोबेल प्राइज विनर बन जाते। सर लेकिन ये नहीं है कि मतलब हो सकता है कि वीकनेस में आप ऑलरेडी 5 पे हैं और आपने उस पे काम किया है तो आप फिर ऊपर चले जाएं। मतलब जैसे वो उर्दू वाला 40 नंबर तो ले ही रहा था ना सर जी, 40 से ऊपर ही उसने जाना है ना। तो अगर 40 से ऊपर, लेकिन पता ये चले, अगर तो आपको ये पता चला कि आपने उसको मैक्सिमम एफर्ट से उर्दू में 100/100 ले लिया और वो शायर बन गया, देन इट वाज द स्ट्रेंथ। तब उसकी स्ट्रेंथ ही थी वो, लेकिन उसको कम टाइम मिल रहा था या कम चीजें थी। लेकिन सर अगर हम देखें तो जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस पे तो वो आई वुड से कि वो 90 से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, या 80 या 90 से तो वो स्टार्ट ले रहा है, और उतना यहाँ से ही हम जितनी एफर्ट कर ले वो 50 पे जाएगा। हाँ, 5 आवर्स हमने कहा उसको दिए, 5 आवर्स उसको दिए, एफर्ट पहले वो सेम एफर्ट लगा रहा है, लेकिन एक पे 95 पे जा रहा है। दैट मींस वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो पैशन है, लाइकनेस है, सारा कुछ है। So in the area of giftedness, work on your strengths. In the area of choices, work on your weaknesses. अगर हम ये प्लान थोड़ा सा जहन में रखते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी और अपने लिए भी, कि जहां हम वीक हैं इन द एरिया ऑफ चॉइसेस, वहां वीकनेसेस पे काम करें, और जहां हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड वी आर गिफ्टेड विद दैट, वहां हम स्ट्रेंथ्स पे काम करें। प्रॉब्लम ये होती है कि एम्प्लॉय को या ह्यूमन बीइंग्स को हमें एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज सिर्फ चाहिए चीजों से बचने के लिए। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ अस, हमारे पास बड़े अच्छे एक्सक्यूजेस होते हैं, क्योंकि ये मसला हो गया तो इसलिए ये हो गया, क्योंकि ये मसला हो गया तो मैं नाकाम हो गया, क्योंकि ये मसला हो गया तो मैं नाकाम हो गया। हम कभी भी जो अपनी एरिया ऑफ चॉइसेस हैं, जो हम कर सकते हैं, उन पे नहीं आते, अपना कसूर नहीं मानते, हम कोई ना कोई किसी और चीज पे लगा के फिर बिल्कुल रीजनेबली सुकून में आ जाते हैं कि बस ठीक है। क्योंकि सपोज मेरे पेरेंट्स रिच नहीं थे तो मैं भी को पैसा नहीं कमा सका, या मेरे पेरेंट्स को अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं थे तो मैं अच्छा नहीं बन सका, मेरे पेरेंट्स, या मतलब एनी अदर थिंग। कई लोग एनवायरनमेंट और ये और वो, आजकल तो ये एक्सक्यूजेस हैं ही नहीं, ये एनवायरनमेंट के और उसके थोड़े बहुत डेफिनेटली हैं, बट आप 100% उस पर नहीं लगा सकते।
बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कहीं से निकल के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं बिकॉज वो एरिया ऑफ चॉइसेस में डिलिबरेट चीजें करते हैं। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग ये थोड़ा सा एंगल हमारे जहन में हो कि हम ये ना हो कि हम मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हो तो फिर भी हम रिजल्ट्स 5 तक लेके जा रहे हो। अभी मैं इस पे ट्रेनिंग पे ये एक किताब पढ़ रहा था, ब्लॉग था या कोई किताब थी, तो बड़ा उसमें मजे की बात लिखी। तो उसने कहा अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने पड़ रही है ना अपने एम्प्लॉयज की, तो सबसे पहले जाके चेक करें कि आपका हायरिंग प्रोसेस ठीक नहीं है। आप किस किस्म के बंदे हायर कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग करना पड़ रहा है हर वक्त। तो मतलब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे वो कुछ ठीक थी कि ये ना हो कि आप लोगों के पीछे हर वक्त पड़े हुए हैं, ये सीख लो, ये कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो। सो लोगों को खुद भी कुछ करना चाहिए एंड देन हायरिंग में इशू ना हो कि क्या पता है ट्रेनिंग जो कर भी रहे हैं तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा बिकॉज हायरिंग ही ठीक नहीं है, बंदे ही आप इस किस्म के नहीं लेके आ रहे। सो ये कुछ चीजें हैं कि हमें जहन में रखनी होती है बिफोर वी गो टुवर्ड्स ट्रेनिंग्स। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो प्लीज बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट, काफी ज्यादा हम जो टीएनए प्रोसेस है उस पर काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। तो एक्चुअली टीएनए का बहुत सारी इसमें डिटेल्स हैं बिकॉज हमारे एनालिटिक्स के साथ शायद वो ज्यादा उस तरह नहीं करता। तो एक जस्ट प्रोसेस आपको समझा देता हूं। आपको देखना ये होता है कि मोर लेस इसी तरह के आपको सारे मॉडल्स मिलेंगे कि जो कोई एक स्किल है फॉर एग्जांपल, वो स्किल किसी ह्यूमन बीइंग में अभी करंटली किस लेवल पे है और उसका मैक्सिमम लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक स्किल का मैक्सिमम लेवल 10 है और अभी उस बंदे के पास 10 लेवल की ही स्किल है तो उसको ट्रेन करने की जरूरत है। नहीं है उसको सर। ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वालों को बेसिक कम्युनिकेशन की स्किल्स अगर आप करवाने भिजवा देते हैं तो गैप तो था ही नहीं कॉम्पिटेंस में। तो आपने ये देखना है कि क्या 10 इज द मैक्सिमम लेवल एंड उस बंदे के पास अभी फिलहाल 3 है, दैट मींस देयर इज अ गैप ऑफ 7 लेवल्स। तो ये जस्टिफिकेशन आपने दे दी, विच इज अ गुड जस्टिफिकेशन कि हाँ इस बंदे को इस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है। वो जो कॉम्पिटेंस है, क्या जब वो 10 लेवल पे पहुंचता है और वो कॉम्पिटेंस डेवलप कर लेता है, इसके लिए थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ब्रेक करके हम ऊपर से आते हैं वापस जॉब से। हाउ डू वी डिफाइन अ जॉब? जी आप सर ये वो जॉब जॉब स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं सर? वैसे ही सिंपल जॉब क्या होती है? सर कोई भी टास्क सर। कोई भी टास्क। अच्छा, सर अच्छा, जॉब टास्क है के नीचे डे टू डे आपकी जो स्पेसिफिक जो सी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो रोल है आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स होते हैं, ठीक है। टास्क जिस पे आपको कंपनसेट किया जाए आपको। अच्छा पे ठीक है। सर जॉब मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क है सर। चलो गुड, वेरी गुड, कोई अच्छी चीज याद आ गई आपको। सर आई थिंक जो रेगुलर बेस पे हम करते हैं इसको। ठीक है, ये जो अभी हमने बात सुनी है कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क इज द जॉब। एक कस्टमर को खाना पहुंचाना और उसका अच्छा एक्सपीरियंस ऑब्टेन करना इज वन जॉब। अब ये हो सकता है कि एक ही बंदा ये जॉब कर रहा हो पूरी की पूरी,
या फिर डिफरेंट लोग मिल के इस जॉब को कंप्लीट कर रहे हों। So job is a set of tasks in a certain order or in a certain manner. कस्टमर को खाना जब खिलाना होता है या आप उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को गेन करना होता है, तो वो हो सकता है कि आपके गार्ड से शुरू होता हो और उससे भी पहले मार्केटिंग से शुरू होता हो, प्रमोशंस वगैरह से। तो गार्ड उसको ग्रीट करता है, आके टेबल पे बैठता है, टेबल बॉय अच्छे तरीके से टेबल साफ करेगा तो एक टास्क, ये ग्रीट उसको करेगा एक टास्क, ऑर्डर लेने वाला बंदा ठीक ऑर्डर लेगा एक टास्क, कुकिंग करने वाला शेफ जो है वो ठीक तरीके से कुक करेगा एक और जॉब, और वेटिंग वाला जो उसको वेट करेगा वो एक और जॉब, एंड देन शायद बिल करने वाला बंदा अलहदा हो या जो भी है। So all of them are performing different tasks in order to make a one job. Most of the times these jobs are single-handed. बंदा different tasks करता है और फिर वो एक जॉब परफॉर्म करता है। For example, teaching. Teaching is not only coming and speaking. It is about paper checking. It is about making the lessons. It is about deciding the case studies. It is about making the examination. It is about entering the result. It is about taking the questions from students. So different tasks are combined to form one job. Now, is that competence? Is that competence helping in any of the tasks that that employee is performing? और क्या उस टास्क का जॉब डिस्क्रिप्शन में या इसकी जॉब को करने में कोई मेजर रोल है, और क्या इसकी जो जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो भी हैं, या फिर मिशन या विजन की तरफ जाती है। सो इफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू, यू से इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर इसमें से कहीं भी लिंक मिस होता है तो फिर आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग की जरूरत है भी या नहीं। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में इसलिए नहीं गया कि वो फिर हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, बट टीएनए को समझने के लिए आपके पास सिंपल ये एक मैकेनिज्म हो, बिकॉज है कि ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, एंड उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मतलब ये है कि क्या इस बंदे को, क्या इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, और वो आप इस तरीके से देख रहे होते हो। इसके आप डिफरेंट मॉडल्स और भी हैं, नेट पे आराम से मिल भी सकते हैं, बट दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग द सेंस आउट ऑफ द नीड एनालिसिस। नीड इज देयर, अगर कोई ऐसा काम जो मिशन एंड विजन एंड गोल की तरफ अचीव करता है, उसके लिए कोई जॉब है, उसके लिए कोई टास्क है, उसके लिए कोई सर्टेन कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है, और उस कॉम्पिटेंस का जो गैप है वो इस एम्प्लॉय में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, दैट इज टीएनए। जी Sir, who decides? जी, who Who makes the decide what? decision for TNA? Who decides, sorry? कि जो टीएनए में बात हो यस है रही या है नो है? सर, जैसे मैंने पहले कहा जी जी कि ये जो सा कि ये बेसिकली जो उसकी स्किल्स हैं या उसकी इनकॉम्पिटेंसी है या उसकी जो कॉम्पिटेंसी, उसका जो बॉस है, उसका जो हिरारिकल जो इमीडिएट उसकी रिपोर्टिंग हिरारकी है, ये वही उस पे आइडेंटिफाई करती है। कंट्रोल ये थोड़ा सा, जो अगर है मैं डिपार्टमेंट हेड। अभी आपको बताता हूँ इसका मैं आंसर, एक सेकंड सिर्फ, बिकॉज इसमें मैंने वो ज्यादा इंक्लूड नहीं किया, बट अच्छा है कि हम यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लें।
ये आपको नई स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। कैन यू सी द स्लाइड? यस सर। एक्चुअली सही साहब, कुछ इस तरीके से जो है वो चीजें हो रही होती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मेरी हेल्प करें समझने में, आपको बाकी लोगों को भी आइडिया होगा कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो सप्लाई बेस्ड होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो डिमांड बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है मेरी तरफ से, इट इज अ सप्लाई बेस्ड कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है, बट जो ओवरऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है दैट इज डिमांड बेस्ड। आपने खुद चूज किया या आपने खुद डिमांड की कि मुझे ये पढ़ा दें, बट उसमें कंटेंट क्या पढ़ा रहा हूं वो सप्लाई बेस्ड है। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस आप करते हैं दैट इज अगेन डिमांड बेस्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन भी जो ट्रेनिंग्स करवा रही होती है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन खुद एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर रही होती है कि आपने ये ट्रेनिंग्स करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नया बंदा ज्वाइन करता है, आप उसकी ओरिएंटेशन करवाते हैं, वो सप्लाई बेस है। आपने कहा जी ओरिएंटेशन आपने करनी करनी है। सो कुछ तो ऐसी हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, आपका लाइन मैनेजर भी हो सकता है, आपका जो डिपार्टमेंटल हेड है वो भी हो सकता है, एंड एनी अदर पार्टी। वो तीनों चारों जो लोग हैं या जो तीनों चारों ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका लाइन मैनेजर देखता है कि आप में कोई कमी है, वो फील करता है कि ये यार इसमें ये इशू है, गैप है इसकी कॉम्पिटेंस में, जितना इसको एफिशिएंट होना चाहिए उतना नहीं है। वो कहता है कि फलानी ट्रेनिंग करके आओ। आपका डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग आ जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ट्रेनिंग आ जाती है, आपके एचआर की तरफ से कोई ट्रेनिंग आ जाती है, या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो समझते हैं कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होती है। कुछ डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं जो एम्प्लॉय खुद डिमांड करता है, जो हमारी कल्चर में जरा कम है, बट स्टिल डिमांड कर सकते हैं कि मुझे फलानी ट्रेनिंग की जरूरत है। सो इट कैन कम फ्रॉम बोथ साइड्स, from the organization, which means anybody who's senior to you, maybe your mentor, maybe your line manager, maybe your departmental head, maybe the HR people, maybe the organization, maybe outside the organization, people can influence. For example, एक harassment का लॉ बनता है और गवर्नमेंट कहती है कि हर बंदा अपने जो डिपार्टमेंट है या अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनमें से 1% लोगों की ट्रेनिंग करवा दे उस पर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही आपको बताती है, बट इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। सो वो ये ट्रेनिंग इस तरफ आ जाती हैं। एंड दूसरी ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय खुद डिमांड कर रहा होता है कि मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए। इट कैन बी बोथ वेज। जी, थोड़ा सा क्लियर हुआ? सर हो गया। ओके जी सर, बेसिकली वही आप फरमा रहे हैं कि एक तो सर रोल बेस्ड है जी, एक तो रोल बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आप यू आर वर्किंग एज ए टेलर या कैशियर काम कर रहे हैं, उसमें जो आपका अदारा है ऑर्गेनाइजेशन उसने कोई नई पॉलिसी बनाई है, एसओपी बनाई, वो बताएगा। दूसरा जैसा कि जो आपका रेगुलेटर है या सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, उसकी की कोई नई ऑर्डिनेंस आता है, उसका कोई रेगुलेशन आती है, कोई उसकी नया वर्जन आता है बीपीआरडी की तरफ से, पॉलिसी डिपार्टमेंट से, वो आपको उन्होंने अपराइज करना है, क्योंकि चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, अपडेट होती हैं। और ये था कि पुरानी जो वर्जन वो रिप्लेस हो जाती है न्यू के साथ, और कुछ जो सा कि आपका जो लाइन मैनेजर है वो आप करता है। और लेकिन ट्रेडिशनली जो देखा है वो ज़ाहिर है मिक्सचर है, उसमें मिक्सचर है। जैसा कि आपने कहा, कुछ डिमांड बेस्ड है, कुछ ये था कि मैंडेटरी है, और कुछ ये है कि आफ्टर फ्रीक्वेंसी है उनकी, आफ्टर एवरी 2 years मैंडेटरी है कि आप हो सके रिफ्रेशर करवा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
तो इस तरीके से आप एक्चुअली लोगों को ट्रेनिंग दिलवा रहे होते हैं या लोग खुद आपसे पूछ रहे होते हैं? अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज गोइंग टू लीड अस टू आवर मेन एनालिटिक्स पार्ट। ये तारिक साहब हमारे साथ हैं? तारिक साहब, आपने हमें इसमें हेल्प करनी है सर। और जो भी शमी साहब भी मेरा ख्याल इसी फाइनेंस और उसमें ही डील करते हैं, जो भी है, जो फाइनेंस के स्पेशली लोग हैं वो हमें हेल्प करेंगे। ये जो हम पैसा लगाते हैं ट्रेनिंग का, आपने 15 लाख की ट्रेनिंग करा दी, 5 लाख की ट्रेनिंग करवा दी, वो हम बुक्स में किस साइड पे लिखते हैं? एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पे? सर एसेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंसेस या क्या कहते हैं उसको, अमोर्टाइज करते हैं इसको ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स, नॉर्मली 3 इयर्स पे कर रहे अच्छा, होते क्या हैं। एक्चुअली हम उसको एसेट साइड पे लिख रहे होते हैं प्रैक्टिकली? सर आमतौर पे होता ये है कि हम जो रूटीन की ईयरली जो हमारे स्केड्यूल्स होते हैं ना, उसको हम नहीं कर रहे होते, हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं फॉर द ईज ऑफ ठीक है, अकाउंटिंग। उसको हम एक्सपेंस आउट उसी ईयर में बिल्कुल कर ठीक। देते हैं। दैट मीन्स वो लेकिन मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कह रहे होते हैं कि जो ऐसा आपका एक्सपेंडिचर, जिसमें इसकी मिसाल के तौर पर एडवर्टीजमेंट भी आती है, कि जो आप खास तौर पे वो एडवर्टीजमेंट जो मतलब ब्रांड के शुरू के दिनों की होती है, जी जी, जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो आप उसको बजाय उसका बेनिफिट चूंकि आपने प्रोडक्ट की पूरी लाइफ में लेना होता है, जी जी, तो उसको कम से कम 3 साल तक आप उसको अमोर्टाइज कर लें, बजाय से कि एक ही साल में उसको। अच्छा, उसका कोई आरओआई भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं? सर आरओआई नहीं कैलकुलेट करते नॉर्मली, बस एक वो चूंकि बजटेड आइटम होती है, एक्सपेंस उसी साल में शो कर देते हैं। करना तो चाहिए, जाहिर है वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे बजट एलोकेट हो रहे होते हैं, उस टाइम पे ही मतलब ये चीज डिसाइड हो रही होती है। मतलब वो भी लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि ये अगर हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कल को इससे हमें ये आउटपुट मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में जो बुक्स की साइड यूज हो रही होती है वो एक्सपेंस वाली हो रही होती है ना, कि जी गया जी, और एग्जैक्टली फारिग। मैं यही कह रहा हूँ सर कि नॉर्मली हम ईज ऑफ अकाउंटिंग के लिए उसको उसी साल में एक्सपेंस आउट कर देते हैं कि एम्प्लॉइज का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, कौन इसका ट्रैक रखे, तो नॉर्मली फिर बिल्कुल, वो एक्सपेंस आउट उसी साल में कर देते हैं। एक्सपेंस आउट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम, जी और कोई बताए प्लीज। जी जी, अच्छा सर, ये बात ऐसी है कि दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क के लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है ये एक्सपेंस है, लेकिन जनरल स्पीकिंग इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन द एम्प्लॉय। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका आरओआई की जो आपने बात की, आरओआई को हम इस तरह देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जॉनसा के ऑडिट वालों की ट्रेनिंग करवाते हैं या हम अपने जो बैंक के ऑपरेशंस के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो ये है कि ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि उनको जो वो ट्रांजैक्शन में, पोस्टिंग में या डेबिट कार्ड में जो मिस्टेक्स करते हैं, बात का वो जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस होती हैं उसको वायलेट करते हैं, तो उस पर स्टेट बैंक जॉनसा के मिलियंस ऑफ रुपीस में बैंक को पेनल्टी चार्ज करता है। अच्छा, ठीक। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ट्रेनिंग का, वही होता है कि जो बैंक की पेनल्टीज होती है, जो स्टेट बैंक जो है कि बगैर किसी तफरीक और तखसीस के वो मिलियंस रुपीज करता है, तो वो ये था कि इनडायरेक्टली ये इन्वेस्ट कर रहे होती है ताकि उनको जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं समटाइम वो सर्कुलर भी नहीं पढ़ते, लेटर्स भी नहीं पढ़ते, तो इनडायरेक्टली ये इन्वेस्टमेंट है। और ये आपकी जोन सी है कि जो पेनल्टीज होती हैं, जो फाइन होता है, जो चार्ज कर होता है स्टेट बैंक, ये उनको एम्प्लॉइज पर आप ट्रेनिंग को जो सा कि वो इन्वेस्ट करके उसको रोक रहे होते हैं, उसको कंट्रोल और मिनिमाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये एक्सपेंस आउट ही की जाती है? ये ऐसा बिल्कुल सही है, एक्सपेंस की इसका बजट रखा जाता है और इसको इन्वेस्टमेंट में तो कतई नहीं हम नहीं शो करते ना? ज़ाहिर है कि सर जो एसेट ये कोई भी नहीं था, ये बिल्कुल सही। आपका एक्सपेंस ही होता है। और एक बैंक अफरा के एक्स सीईओ थे, उनकी एक वर्जन था, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि एक बैंक तमाम काम रोक सकता है सवाए ट्रेनिंग के। अच्छा, कि ठीक। ट्रेनिंग इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल सही, ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल सही हो गया। तो देखें अब
वर्बली तो हम सारे ये कह रहे हैं कि इट शुड बी एन इन्वेस्टमेंट, बट प्रैक्टिकली हम सारे इसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और इससे जो आर्ग्यूमेंट निकलती है वो ये निकलती है कि व्हेन इट इज एन एक्सपेंस एंड ऑल्दो इट्स अ गुड एक्सपेंस, but expense should always be minimized. And if it is an investment, if it is written on the asset side, then we need to show the ROI और the actual जो asset की वैल्यू है। चलो वैल्यू को तो आप बुक वैल्यू को तो हो सकता है वो क्या कह रहे होते हैं, हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट ROI तो दिखानी चाहिए, फिर साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि उसका रिटर्न क्या आया है। सो ये कहने और करने में बहुत फर्क है। कहते हम इन्वेस्टमेंट है, बुक्स में हम एक्सपेंस लिख रहे होते हैं। तो एचआर का भी इशू ये है कि एचआर हैज मेनी पीपल हैव डन इट, बट एचआर डज नॉट ट्राई एंड डेवलप। जिस तरह अभी ताज साहब ने कहा, वो एम्प्लॉय चला जाता है, रह जाता है, फिर उसको क्वांटिफाई करना, फिर उसको वो करना, दैट इज एन इशू। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल को, एक सिंपल सी एग्जांपल को देखेंगे अभी एक्सेल में कि कैसे हमें डेटा जो है वो हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द ट्रेनिंग कॉस्ट और टू पुट इट इन द एसेट पार्ट और पुट इट इन द इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो इसके लिए जरा जहन में हमें ये रखना है कि हाउ मच मनी आर वी स्पेंडिंग ऑन ट्रेनिंग एंड हाउ मच प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्प्रूव्ड। तो इस एंगल से अब हमें नेक्स्ट चीज जो है वो जरा सीखनी है। एक्सक्यूज मी सर, इस पे एक मेरा आई वुड से कि आरओआई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पे बता सकते हैं कि हमारा इसमें कितना रिटर्न है। सपोज हम अगर किसी सेल्स टीम को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पे हमारा 1 मिलियन एक्सपेंस है, ट्रेनिंग कॉस्ट आई है जी, और आफ्टर ट्रेनिंग हम देख रहे हैं कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो हमारा 5 मिलियन इंक्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स द क्लियर इंडिकेटर कि यस ये ट्रेनिंग का ही हमारा जो है ना, दैट इज द आरओआई ऑफ ट्रेनिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे जो सॉरी जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है, उस पे जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक आपके एचआर हो गया, आपका एडमिन हो गया, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट कि जो जिसका कोई इस तरह के स्टैट्स आपको नजर नहीं आ सकते कि इसको ट्रेनिंग से इसने कितना जो है ना कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है, उस पे आई वुड लाइक टू हैव योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि हाउ वी कैन कैलकुलेट आरओआई इन दैट दोस डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल उसी को हम थोड़ा सा देखने लगे हैं कि कैसे हम जो है वो एक तरीका है, एंड अगर हम थोड़ा सा टाइम लगाएं तो हम बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी तरीका। बट एक तरीका हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी जरा प्रॉपर अटेंशन चाहिए, बिकॉज अगर आपको एक चीज समझ नहीं आएगी तो बाकी चीज भी समझ नहीं आएगी। सो अभी हम उसकी तरफ जाते हैं। मैंने कुछ इसको इस तरीके से किया है कि ये सीरियल नंबर है हमारे पास एम्प्लॉइज का। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 19 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है या दिलवा रहे हैं, दिलवा दी है, समझ लें। जिस जिस कॉलम रो की समझ ना आए प्लीज मुझे रोक लेना, वो क्लियर करना एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट। ये एम्प्लॉय आईडी है, ऐसे ही एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, ये भी सिंपल वही है, सीरियल नंबर टाइप चीज है। नाउ इस कॉलम में या इस रो में कॉलम में हम ये बता रहे हैं कि एक एम्प्लॉय पे आपका 3000 रुपीज खर्च हुआ है ट्रेनिंग पे। एक एम्प्लॉय की जो पर एम्प्लॉय कॉस्ट आई है ट्रेन करने पे, ये 3000 रुपीज हुई है और टोटल कॉस्ट 57,000 रुपीज हुई है। ये अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज पूछें। सर एक बार दोबारा बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने 19 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है, 19 लोगों को। जी ठीक है सर। एक बंदे की जो ट्रेनिंग की कॉस्ट आई है दैट इज 3000 रुपीज एंड 3000 into 19 is 57,000 रुपीज। ये समझ आ गई? यस सर। ओके, अब और जरा डेटाज हैं फर्क, तो प्लीज उसमें जरा मेरे साथ आपने रहना।
हम इन सारे एम्प्लॉइज को फिलहाल, सारे एम्प्लॉइज को इनकी जो वेज है या जो रेट है पर मंथ वो हम इनको 20,000 रुपीज इनको हम पैसे दे रहे हैं। इनकी तनख्वाह वेज जो भी है दैट इज 20,000 रुपीज। इनके बेनिफिट्स या टोटल जो हमारी लेबर हमें पड़ती है एक बंदे को हम 20,000 रुपीज दे रहे हैं। ये बात किसी को समझ ना आई हो, ये इनकी सैलरी है या जो मर्जी आप इसको समझ लो। ओके, नेक्स्ट अब थोड़ा सा और टेक्निकल होता जाएगा। जब हमने इनको, यहां आ जाए जरा T1 इस वाले पे, जब हमने इनको ट्रेनिंग अभी नहीं करवाई थी, ट्रेनिंग से पहले ये जो हमारे पास डेटा है ये ट्रेनिंग डेटा है, ये वाला, ये T1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो E1 था पहला बंदा, ये 215 प्रोडक्ट्स बना रहा था। दूसरा बंदा था वो 262 प्रोडक्ट्स बना रहा था, ऐसे ही हम अज्यूम कर रहे हैं। और ये बंदा 294 प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये वाला। सो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एक महीने में। तनख्वाह हम कह रहे हैं सबको सेम मिल रही है, सपोज कर रहे हैं सेम मिल रही है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में डिफरेंस है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं, विच मींस अगर मैं ये 2000 जो इसकी मंथली लेबर मुझे रेट तो नहीं, लेबर कॉस्ट जो पड़ रही है 215 प्रोडक्ट्स की, अगर 20,000 को 215 से डिवाइड करूं, ये ट्रेनिंग से पहले का डेटा है मेरे पास, तो मुझे 93.2 रुपीज पर प्रोडक्ट ये बंदे की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर प्रोडक्ट पड़ रही है, पर यूनिट। ये बात किसको नहीं समझ आई? जी समझ आ गई सर। ओके, क्लियर है सर। ये है ओके, ये है ट्रेनिंग से पहले का मामला। अब हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाई जिसपे हमने ये पैसा खर्चा 30,000 रुपीज पर पर्सन, 50,000 रुपीज, 57,000 रुपीज टोटल खर्च दिया। लेकिन हमने दोबारा डेटा कलेक्ट किया, ये वाला दोबारा जब डेटा कलेक्ट किया, हमें पता ये चला कि ट्रेनिंग से वापस आके बंदा, या ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद 215 पहले बनाता था चीजें, अब वो 255 प्रोडक्ट्स बनाने लग गया है। ये और जो इंप्रूवमेंट आई है वो 40 यूनिट्स पर मंथ की इंप्रूवमेंट आ गई है। इफ यू कंपेयर द प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग डेटा, if you compare the pre-training and post-training data, I hope आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो 215 पहले बनाता था, 255 अब बना रहा है। दैट मीन्स 40 यूनिट पर मंथ ये ज्यादा बनाने लग गया है। और अब इसकी जो एक्चुअली T2 की लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, पहले क्या थी 93.2 रुपीज, अब इसकी क्या बन गई है 78.43। सर ये जो 78 पॉइंट समथिंग आई है, ये हमने 20,000 को जो हमारे 255 यूनिट्स थे उस पे डिवाइड किया है, या हम जी सर जी हमें बिल्कुल। जो सर हमारा जो 3,000 कॉस्ट आई है उसको भी इंक्लूड नहीं कर लेना चाहिए? अभी नहीं कर रहे वो अभी ठहर जाए। ओके। अभी हम
T1 T2 के डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग। हाँ जी, यहां तक किसको नहीं समझ आ रही? क्लियर है? दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 93.02 78.43, हमें पर यूनिट जो फायदा हुआ है पर मंथ वो 14.59 रुपीज का फायदा हुआ है ट्रेनिंग दिलवाने का इस बंदे को। और जो टोटल पर मंथ हमें बचना शुरू हुआ है दैट इज 583.68 पर मंथ हमें बचना शुरू हो गया। ये अब ये अमाउंट कैसे आई है सर 500? ये ऐसे आई है कि हमने डिफरेंस को, इस पे अगर आप देखें J9 एंड I9 को हमने वो किया है मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई, 255 यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई किया है जो बच रही है हमें कॉस्ट। इतना बचत हो रही है ना हर यूनिट के पीछे, इतने यूनिट महीने में अब ये प्रोड्यूस करता है बंदा। ये 583 रुपीज पर पर्सन ने हमारी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बचा दी है। जी ठीक सर, राइट। ठीक हो गया। और लेट सपोज ये बंदा अपनी कॉस्ट, अपनी जो इसको सिर्फ आपने ट्रेनिंग कराई है, अपनी कॉस्ट ये कितनी देर में आपको पे बैक कर देगा और कब ये प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएगा, ब्रेक इवन पे कब पहुंचेगा? सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, हमने 3000 इसकी ट्रेनिंग पे लगाया, मैं सेल की तरफ नहीं जा रहा बट चले जाते हैं, डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी is equal to 3000 divided by this amount is 5.13। ये 5.25 महीने के बाद, 5.25 महीने में जितनी लेबर कॉस्ट हमें सेव होएगी, इसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट हम पूरी निकाल लेंगे इससे। सैलरी तो नहीं बढ़ी, सैलरी तो उतनी है। और उसके बाद हमें एवरी मंथ वी आर गोइंग टू गेट 583 रुपीज ऑफ प्रॉफिट या लोअर्ड कॉस्ट। सर ये जो 7 लोग जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा ट्रेनिंग से, उनका क्या होएगा कॉस्ट का? ये भी डिलिबरेटली रखे गए हैं कि अब पहले तो इंडिकेशन ये है, एक सेकंड में जरा देखूं, आई थिंक कोई सर अगर एम्प्लॉय रिजाइन कर जाए इन बिटवीन, अगर रिजाइन कर जाए तो फिर ऑब्वियसली उसका कैलकुलेशन का और वो सारी चीजें मुश्किल हैं, बट इसीलिए हमने ये जीरो वाले लोग रखे 2-3 वजहों से। सपोज ये ट्रेनिंग का सब पे उतना असर नहीं हुआ, मसलन अगर इसको मैं देखूं और इस पे हम अगर इसको हम देखें तो ये जो पिंक वाले लोग हैं, कलर वाले, इन पे इसका कोई असर नहीं हुआ। और ये वो लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए और ये ट्रेनिंग लेके जॉब चेंज कर गए या कुछ ऐसा इशू हो गया या ट्रांसफर हो गए किसी और डिपार्टमेंट में, तो यू आर अनएबल टू कैलकुलेट देयर ROI। बट इसके लिए हमने हल ये किया कि हमने क्या किया कि टोटल सेव्ड अमाउंट हमने यहां निकाल लिया,
ये टोटल सेव्ड अमाउंट आ गया हमारे पास 10,087 रुपीज। मतलब इनका सबका करके, जीरो वालों को ठीक है, जीरो कॉस्ट तो इनकी हमें पड़ गई हुई थी, लेकिन जिन जिनका फायदा हो रहा है उसको हमने टोटल कर दिया। Even looking at this amount which we have started gaining every month, अगर हम ये जो टोटल कॉस्ट थी हमारी 57,000, इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमें 5 से 6 माह के अंदर अंदर हम अपनी ये 57,000 की कॉस्ट रिकवर कर जाएंगे, एंड देन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वी विल बी सेविंग एटलीस्ट 10,000 रुपीज और 10,087 रुपीज। जी प्लीज इस पे क्वेश्चन करें। सर इस पे क्वेश्चन मेरा यही है कि एक तो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जीरो, जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं हुई आफ्टर इवन ट्रेनिंग, वो जी, छोड़ के भी जाते हैं, तो दैट लाइक डजंट मैटर। अगर एक ऐसा doesn't एम्प्लॉय matter। जो ट्रेनिंग के बाद 215 से 255 पे चला गया है और जी, वो आपको छोड़ जाता है ट्रेनिंग के बाद, उस सिनेरियो में व्हाट यूल डू? देखें उसमें आपका जो नेक्स्ट प्लान होगा ये इसलिए भी किया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो जीरोस आपको पहले तो ये बता रहे हैं कि इन लोगों को भी आप जरा पूछेंगे कि भाई तुम क्या करके आए हो ट्रेनिंग में, क्योंकि इसको जब आप वो परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह पे जाएंगे तो आप रिलेटिव वो कर रहे होंगे ना परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन लोगों को तो बहुत कुछ सीख लिया, इन लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं, क्या मसला हुआ है, तो एक तो आपकी ट्रेनिंग एवेल्युएशन इजीली हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अब आपको पता है कि यहाँ इस चीज को देखते हुए, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए एक और चीज बड़ी वाज़ेह है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एम्प्लॉई है ना E8, इसका नंबर है सीरियल नंबर 8, जो E8 एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं उसको कहता हूं कि मुझे कंडीशनल जरा फॉर्मेटिंग करके दें, हाईलाइट कर दें ग्रेटर देन 1,000। पहले मैं इसको जरा कलर और दे लूं, सॉरी, ग्रेटर देन 1,000। अब इसमें जो ये वाला बंदा है ना E8, इसको लूज करना मेरे लिए जरा मुश्किल है। तो जब रिटेंशन की बारी आए, मुझे बताएं इसमें से अगर मुझे किसी की सैलरी बढ़ानी पड़े तो मैं किसकी सैलरी कितनी की बढ़ा सकता हूं। खैर ये भी है, इसको इसने हाईलाइट नहीं किया समहाउ। सर सर यही जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं, आप इन्हीं को ही रेज दोगे? ये मेरे टॉप परफॉर्मर्स हैं, जब रिटेंशन की बात आएगी मैं इन दोनों का बड़ा ज्यादा ख्याल करूंगा। तो इस वजह से भी मुझे देखना है कि अगर मैं यहाँ कोई 1,000 रुपीज इसकी तनख्वाह बढ़ा भी देता हूँ फिर भी ये मुझे फायदे में ही है बंदा ये। और ये खैर बाकी चीजों के साथ फिर इंटीग्रेशन होगी तो काम चलेगा, बट ट्रेनिंग का हमें आइडिया ये हो जाएगा लोगों को ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं हुआ, स्टिल जिन लोगों को फायदा हुआ है उसके हिसाब से भी विद इन 6 months वी आर गोइंग टू गेट आवर ब्रेक इवन, एंड देन आफ्टर 6 months वी विल बी मेकिंग सम मनी। जी इस पे प्लीज क्वेश्चन करें। सर क्लियर है आई थिंक इसमें। जी बाकी लोग, असफान, क्लियर है सर।
सर इसमें हम सिर्फ यही देख रहे हैं ना कि हमने अगर ट्रेनिंग पे एक्स अमाउंट ऑफ मतलब पैसे खर्च किए हैं तो उससे फिर हमारा रिटर्न क्या आ रहा है और फर्क क्या पड़ रहा है हमें फर्क प्रोडक्टिविटी। क्या पड़ा? बिल्कुल ये तो ठीक। एक्चुअली ये है कि एचआर के पास जस्टिफाई करने के लिए क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या टूल हो सकता है कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेनिंग का बजट देते वक्त ये ना करे कि ये एक्सपेंस है इसको कम करें। सर और आपने ये तो टेक्निकल स्किल की बात हो रही है, तो जहाँ पे अगर सर वो सॉफ्ट स्किल्स बिहेवियरल स्किल्स हैं तो उसको कैसे करेंगे सर? सॉफ्ट स्किल्स की अब देखें, सॉफ्ट स्किल के लिए आप क्या करेंगे? सॉफ्ट स्किल के लिए आपका ये जो है ना ये चीज ये दोबारा कनेक्ट होगी। मसलन जी सर। आप सबको पता है जब हम कोई भी पीटीसीएल और ये वो किसी को भी जब कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो वापस हमें वो ये बताते हैं कि प्लीज आप अपना फीडबैक दें, प्रेस 1 इफ यू आर सेटिस्फाइड, प्रेस 2 इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे हो रहा होता है। जी सर, एग्जैक्टली हो रहा है। जी सर। उसमें जब आप करेंगे क्या कि इफ वी कैन गो टू नेक्स्ट शीट, अब उसमें आप क्या करेंगे? ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका एम्प्लॉई है T1। इसमें आप ऐसे करेंगे कि आप पहले उसका जो उस कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का, सेल्स रेप का या किसी भी का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल था वो था सपोज करें 60%। अब T2 पे जब आपने मेजर किया तो वो 90% हो गया। डिफरेंस कितना आ गया? 30% सर। 30% का। सो जो इम्प्रूव हुआ है वो 30% हुआ है। अब 30% को इसमें जरा थोड़ा सा फिर मजीद कनेक्ट करना पड़ता है किन चीजों के साथ। आपको पता है कि आपका एक स्कोर होता है जिसको कहते हैं नेट प्रोमोटर स्कोर, इसको हम शॉर्ट लिख लेते हैं, एनपीएस कह रहे होते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर। फिर मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा कि ये क्या होता है। इसका मतलब है कितने लोग, आपके अपने कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स हैं या डिलाइटेड कस्टमर्स हैं और वो आगे लोगों को भी रेकमेंड कर रहे हैं। सो अगर हम ये कहें कि एवरी 10% ऑफ द कस्टमर्स, every 10% ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस एंड उससे आपका नेट प्रोमोटर स्कोर जो है, जो वर्ड ऑफ माउथ से इंक्रीज होते हैं आपके कस्टमर्स, वो एवरी 10% पे 15 कस्टमर आते हैं नए। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली 3 into 15, हमारे पास आ गया कि हमने 45 कस्टमर्स यहां गेन कर दिए। 45 कस्टमर्स हमने गेन किए हैं और जब हम एक कस्टमर गेन करते हैं सपोज तो हमें 2 रुपीज का फायदा होता है। तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2। ये सारी कैलकुलेशंस उन्होंने की होती हैं। तो ये आपने रुपीज गेन किए हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ इसकी ट्रेनिंग पे 2000 रुपीज लगा था तो आपने कितनी जल्दी इसका वो करना है? सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 22 रुपीज पर मंथ आपको फायदा होने लग गया है इसको ट्रेन करने का। ऑल्दो वो सॉफ्ट स्किल थी बट सॉफ्ट स्किल को भी आपने कनेक्ट करना है। 22 मंथ्स में आपको इसका ब्रेक इवन मिल जाएगा और उसके बाद आप इसका प्रॉफिट खाना शुरू हो सकते हैं। तो जो यहां स्पेंड किया है वो यहां से होता हुआ कस्टमर सेटिस्फेक्शन से होता हुआ रुपीज में कन्वर्ट होता हुआ इतने टाइम में आपको फायदा दे देगा। ठीक सर।
उसमें बस यही है कि क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिफाई करने की जरूरत होती है, और जब वो क्वांटिफाई कर लें आप, इसी वजह से जो हमने शुरू में बात की कि जब आपसे वो पूछ रहे होते हैं कि 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें, 3 प्रेस करें, तो इट हैज अ मीनिंग। यहाँ आप लोग रिसेंटली सिल्क बैंक ने एक काम शुरू किया था कि उन्होंने जो सर्विस बिल्कुल, जो आपका कैशियर के साथ जो कैबिन सा बना होता था, टेबल होता था, उस ऊपर उन्होंने छोटी सी डिवाइस रखी होती थी, और उस पे स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और वो स्माइलीज बनी होती थी। तो जाने से पहले आप उस काउंटर पे वो स्माइली को किसी एक को कर देते थे कि इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो आप 5 प्रेस कर देते हैं, 2 3 4। एक्चुअली वो बैक एंड पे आपके उस बैंक की कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल, या कस्टमर लॉयल्टी का, या कस्टमर सर्विस का लेवल क्वांटिटेटिवली मेजर हो रहा होता था, और वो किसी ना किसी खाते में उनके जाता है जब परफॉर्मेंस। सर उधर ना एयरटेल के ऑफिस में भी ये लगे हुए हैं सर, जहाँ पे आप पे करते हैं ना, जी जी। तो ये स्माइली फेसेस वाले वो लगे हुए हैं ना सारे। हम्म, तो हम्म, आमतौर पे कस्टमर नहीं करते, तो मैंने देखा वो जो बंदा बैठा होता है ना सर, नहीं उनके कर देता। वो खुद ही बेस्ट अच्छा। वाले स्माइली फेस पे करता रहता है। हाँ, तो वो बस यही है कि उसकी वो अप्रेजल में जाता होगा, अदरवाइज वो इतनी हिम्मत ना करे, इतना एफर्ट ना करे। जी बिल्कुल। दैट इज टू कन्वर्ट योर क्वालिटेटिव थिंग्स इनटू क्वांटिटेटिव थिंग्स, ताकि आप जस्टिफाई कर सके लोगों को कि ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो इफेक्ट करता है नहीं करता, वो एक सेपरेट इशू है, बट अब टीचर की इफेक्टिवनेस को भी करने का तो परसेंटेज में ही आ जाता है ना इवेंचुअली। इवेल्युएशन वो 2 3 तरफ से हो रही होती है, बट स्टिल वो क्वांटिफाई कर देते हैं कि जी 100 में से इतना परसेंट है, 100 में से इतना परसेंट है। तो इसी तरह हर जॉब को, जो स्पेशली क्वालिटेटिव जॉब होती है, उसको फिर क्वांटिफाई करें, तब आपका एनालिटिक्स साथ दे सकता है। वरना अगर क्वांटिफिकेशन नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो फिर एनालिटिक्स जो है वो साथ नहीं देता। जी, इस पे कोई क्वेश्चन?